इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता ग्राउंड से आपको रिपोर्ट्स ताजा दिखाएंगे। शुरुआत अहमदाबाद से करेंगे। दरअसल यहां पर विमान दुर्घटना में मृतकों के डीएनए सैंपल्स रिपोर्ट जो है वो रविवार शाम को सभी परिवारों को दे दी जाएगी। इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता राहुल पांडे अहमदाबाद से दे रहे हैं। मेरी मौजूदगी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में है, जहां पे लोगों का जो सैंपल लिया जा रहा है। खास करके जो गुरुवार को जिन लोगों ने सैंपल दिया है उनका जो सैंपल है, रिपोर्ट है, वो रविवार को आएगा। और उस डीएनए के जो रिपोर्ट हैं सैंपल के, उससे मालूम चलेंगी कि ये बॉडी किसकी है। और ये जो प्रक्रिया है देर रात शाम लगभग 5 से 6 बजे तक रविवार में पूरा किया जाएगा। खास करके आप मेरे पीछे दिल से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डीपी मेडिकल कॉलेज जो है, यहीं पे तमाम जो परिजनों जो जिस तरह से कल जो प्लेन जो दुर्घटना हुई थी उसको लेके, जिसमें जो उनके जो परिजन थे जिनकी मृत्यु हुई है, उसको लेके यहाँ पे आज उनके परिवार के लोग यहाँ पे आए हैं और उनका सैंपल लेके यहाँ पे जमा कराया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे उनको रविवार को उनको जो बॉडी है वो दिया जाएगा सैंपल के हिसाब से। और इस वक्त यहाँ का जो माहौल है आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर हैं JS मलिक, यहाँ पे उन्होंने जायजा लिया। साथ में जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी थे। साथ में यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के शहर के जो प्रमुख हैं और विधायक तमाम यहाँ पे आके यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं। खास करके यहाँ पे जो RSS के लोग हैं जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जो यहाँ पे जो उनके परिवार से लोग आ रहे हैं, उनको सांत्वना भी यहाँ पे दिया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे आज सुबह नरेंद्र मोदी ने आके यहाँ पे जायजा लिया और जिस जगह पे ये घटना घटी थी वहाँ पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। उसके बाद में एयरपोर्ट पे वहाँ पे अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की। बैठक करने के बाद में तमाम जिस तरह से जो टेक्निकल जो वर्किंग है उसके ऊपर चर्चा की थी, क्या खामी थी प्लेन में, इसको देख के तमाम मुद्दों पे बात की गई है। और यहाँ पे जिन लोगों ने जिस तरह से सैंपल लिया है उनका सैंपल के हिसाब से रिपोर्ट रविवार को आएगी। ये अभी सबसे बड़ी खबर है। अब खबर लखनऊ से है। यहां पर शातिर चोर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता आसिफ आपको दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बीबी खेड़ा इलाके में सिपाही की पिस्टल चुराने वाले शातिर चोर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर चोर के पैर में गोली लगी। हालांकि मौके से पुलिस ने चोरी गई पिस्टल और नकदी बरामद कर लिया है। दरअसल राजधानी लखनऊ के बीबी खेड़ा पारा इलाके में शातिर चोर ने सिपाही के घर में घुसकर सरकारी पिस्टल, गहने और नकदी चोरी कर लिया था। इस चोरी की वारदात से कहीं न कहीं पुलिस की किरकिरी भी हो रही थी। इस चोरी के खुलासे के लिए पुलिस टीमें गठित की गई थी और साथ ही साथ CCTV कैमरे की मदद से चोर की पहचान हो गई थी। चोर करण वर्मा, जो गोसाईगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वह कहीं भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे टोका। टोकने पर शातिर चोर करण वर्मा ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें करण वर्मा के पैर में गोली लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस को चोरी गई पिस्टल, नकदी और जेवरात बरामद हुए। DCP विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि शातिर चोर करण वर्मा पर 6 से अधिक चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। वह एक शातिर चोर है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि राजधानी लखनऊ में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पुलिस ने जिस तरह से शातिर चोर के कब्जे से पिस्टल बरामद हुआ, इससे कहीं न कहीं पुलिस की साख भी बच गई है। सहयोगी इस
इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर अहमदाबाद से। यहां पर हादसे के बाद उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ तैयारियां में जुटी है सरकार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता देहरादून से अभय कैंतुरा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी चौकसी बरतने के निर्देश यहां पर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के आला अधिकारियों के साथ जो बैठक की, उसमें विमान हादसों को रोकने या उससे संबंधित जो सावधानियां होती है उनको बरतने के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। क्योंकि उत्तराखंड में भी पिछले दिनों में जिस प्रकार से यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे यहां पर हुए थे, उससे एहतियात बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो पूर्व में जो हादसे हुए थे उनकी जाँच रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हो पाई है, जाँच रिपोर्ट में खुलासा नहीं हो पाएगी किन वजहों से हादसा हुआ था। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब उत्तराखंड सरकार ने भी चारधाम यात्रा के दौरान, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय हेली सेवाओं को लेकर जो काम सरकार कर रही है, चाहे उड़ान सेवा का हो, चारधाम यात्रा में हेली सेवा का प्रदान हो, उन सब चीज़ों को लेकर सावधानी बरतने के लिए कहा गया। तो ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार सावधानी बरतने के निर्देश दे रही है अधिकारियों को। ये चीज़ों के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि हेली कंपनियाँ जो है वो अपनी फिटनेस को लेकर, यानी जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर है उनकी फिटनेस को लेकर ज़्यादा सावधानी यहाँ पर बरतें, एहतियात बरतें, ताकि किसी भी प्रकार से निकट भविष्य में कोई भी हेली दुर्घटना यहाँ पर ना हो, जिससे यात्रियों को भी नुकसान हो सके और एक छवि जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर है वो भी खराब ना यहाँ पर हो सके। तो कहा जा सकता है कि सरकार सख्त दिशा में यहाँ पर नजर आ रही है, एक्शन पूर्ण पर नजर आ रही है। अब अधिकारियों को भी कार्य करने के लिए कहा गया है। कैमरामैन नथुनल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। 27 के रण की तैयारियों में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है और कहा है कि 27 के रण में समाजवादी पार्टी की सरकार कतई नहीं बनेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दोहरे चरित्र वाला नेता भी मुस्लिम धर्मगुरु ने बताया है। दरअसल यूपी में 27 के रण को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला अपना रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस पीडीए फार्मूले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु यानी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दोहरे चरित्र वाला नेता बताया है। धर्मगुरु ने कहा कि 27 के रण में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिमों का मोह पूरी तरह से सपा से भंग हो चुका है। मौलाना ने कहा कि पीडीए के दम पर समाजवादी पार्टी अपना चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन पीडीए से मुस्लिम गायब है। मौलाना ने यह भी आरोप लगाया कि मंच और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिमों का नाम तक नहीं लेते हैं, वहीं बंद कमरे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम करते हैं। यह दोहरा चरित्र कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नुकसान करेगा। फिलहाल जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि 27 के रण में समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा, वहीं जिस तरीके से अब यूपी में सपा को झटका देने के लिए 9 दलों का एक दल लोक मोर्चा बन चुका है, यह भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ हिंदू धर्मगुरु भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बेहद नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव धर्मगुरुओं से चौतरफा घिरते भी दिख रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से दावा किया गया है कि 27 में सपा साफ हो जाएगी, अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी नीतियों में कुछ सुधार करते हैं या यूं ही धर्मगुरुओं की नाराजगी बढ़ाएंगे। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर संशय का माहौल है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा।
पंचायत चुनाव को लेकर जो सियासी हलचल है वो काफी तेज यहाँ पर हो चुकी है। सरकार और शासन भी काफी गंभीर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर, अब तारीखों को लेकर यहाँ पर जल्द ही ऐलान करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो समझा जा सकता है कि जो सियासी दलों की जो चुनावी तैयारियां हैं वो भी अंतिम रूप में पहुंचती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो सोशल मीडिया पर जो खबरें यहाँ पर चल रही है, जो फेक न्यूज यहाँ पर चल रही है, उससे कई जनप्रतिनिधि भी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सरकार भी परेशान नजर आ रही है और आयोग भी यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में जो जरूरत है वो सावधानी बरतने की कि कम से कम फेक न्यूज पर लोग अफवाहों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान यहाँ पर ना दें। जो शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी होंगे, जो आदेश यहाँ पर जारी होंगे निर्वाचन आयोग या पंचायत चुनाव की तरफ से जो आदेश यहाँ पर होंगे, उनको ही मानने का काम यहाँ पर करें, क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि अफवाहों का बाजार लगातार गर्म है और जिस प्रकार से सरकारी तैयारी है तो ऐसे में समझा जा सकता है उन तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। और अब लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि सरकार भी इस दिशा पर काम करें और जो इस तरीके की अफवाहें यहाँ फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर हो सके। कैमरामैन इंडिया वाइस। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 68 माफियाओं की सूची में शामिल सुधीर सिंह ने गोरखपुर की खजनी थाना, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को चकमा देते हुए एक पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में लखनऊ में आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। उत्तर प्रदेश के 68 शीर्ष माफियाओं की सूची में शामिल और गोरखपुर में टॉप 10 माफियाओं की सूची में शामिल सुधीर सिंह ने आज लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और गोरखपुर की खजनी थाना पुलिस, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच हाथ मलती रह गई। दरअसल पूरा मामला 27 मई 2025 का है, जब खजनी में एक दावत के दौरान सुधीर सिंह ने बेलीपार निवासी अंकुर शाही पर जानलेवा हमला किया और अंकुर शाही गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद एफआईआर दर्ज होते ही खजनी थाना क्षेत्र की पुलिस, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच लखनऊ, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर जैसे जिलों में सुधीर सिंह को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। जहां एक ओर गोरखपुर की फोर्स दबिश दे रही थी तो वहीं दूसरी ओर सुधीर सिंह और उसके समर्थक सोशल मीडिया पे पूरी तरह एक्टिव थे और लगातार चुनौतीपूर्ण पोस्ट करी जा रही थी कि शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में रखा नहीं जा सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से सुधीर सिंह ने लखनऊ में एक पुराने मामले में आत्मसमर्पण किया है, उससे उसकी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, तो दूसरी ओर गोरखपुर पुलिस के सूचना तंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या गोरखपुर पुलिस के कुछ लोग सुधीर सिंह के संपर्क में थे, उसे दबिश की जानकारी थी? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट पड़ रही थी उसके बाद भी सुधीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और आज सुधीर सिंह ने लखनऊ के कोर्ट में पुराने मामले में आत्मसमर्पण किया है। हालांकि अब खजनी थाने की फोर्स लखनऊ से सुधीर सिंह को रिमांड पर लेने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन सुधीर सिंह लगातार जितने दिन भी फरारी काटा, उसने और उसके समर्थकों ने लगातार सोशल मीडिया पर पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण पोस्ट करी कि शेर को पिंजरे में ज़्यादा दिन रखा नहीं जा सकता है। तमाम तरीके की ऐसी पोस्ट थी, उसके बाद भी सुधीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई और आज सुधीर सिंह ने आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में लखनऊ में आत्मसमर्पण किया है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर कोटद्वार से है। यहां पर बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। क्या कुछ हुआ इस हादसे में, क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंजना गोयल। तेज चिलचिलाती धूप के कारण लोग परेशान थे। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 13, 14, 15 तारीख को तेज बारिश और हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। कोटद्वार के खूनीबढ़ में एक घर के छत पर बिजली गिरने की सूचना भी मिली है। हालांकि किसी तरह का कोई हताहत होने की सूचना नहीं आई है, लेकिन उनका कितना नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन नहीं हो पाया है। वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तेज़ धूप थी और लोग परेशान थे, बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से बिजली कड़क रही थी तो उसकी गड़गड़ाहट से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी हो रहा था और जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं उनमें खास तौर से दहशत हो जाती है। तो कहीं कहीं दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में मलबा आने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। कोटद्वार से अंजना गोयल। खबर सीतापुर से है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीतापुर से हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग।
जनपद सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र सिधौली के खंभा नंबर 57/11 के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति की फोटो को वायरल कराकर पहचान कराने की कोशिश की। हालांकि तत्काल उसकी शिनाख्त अरुण कुमार सिंह 50 वर्ष मानपारा थाना सिधौली के रूप में हुई। परिजनों की अगर माने तो युवक मानसिक विक्षिप्त था और दर इधर उधर भटकता रहता था। आज ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के शव का पंचनामा कर मुख्यालय भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंदू शर्मा। खबर प्रयागराज से है। यहां पर पिकअप पलटने से संगम क्षेत्र में हादसा हो गया। कैसे हुआ यह हादसा बता रहे हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता श्वेब। संगम नदी प्रयागराज में आज संगम इलाके में एक दर्दनाक हादसे में करीब 18 लोग घायल हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश से ये लोग गंगा स्नान करने के लिए आए थे। एक डीसीएम पर सवार होकर करीब 27 लोग उस डीसीएम पे सवार थे और संगम के नज़दीक ही एक जगह पर ये डीसीएम अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसके बाद इसमें सवार करीब 18 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत अभी फ़िलहाल गंभीर बताई जा रही है। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए यही स्थानीय स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग पूरा ग्रुप जो है वो संगम में स्नान करने के लिए आया था, लेकिन किसी वजह से ट्रक अनियंत्रित हो रहा और पलट गया। उसके बाद मौके पर डीसीपीसीटी सहित पुलिस और प्रशासनिक अमला सीधे घटनास्थल पर पहुंचा और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई। घायल ज़रूर 18 लोग हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। कुछ का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि कुछ लोगों का अभी भी स्वरूप रानी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि घटना किस तरह से ट्रक अनियंत्रित हुआ और इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन ये ज़रूर है कि इतने लोगों की जान अचानक जोखिम में आ गई थी और फिलहाल अब इसमें से जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। शोएब इंडिया वॉइस प्रयागराज। खबर संभल से है। यहां पर अनाज मंडी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संभल से हमारे संवाददाता सतीश। अतिक्रमण अभियान संभल में जारी है। हम बताते चलें कि संभल जनपद की बैजोई कोतवाली क्षेत्र में मंडी समिति में आज भी अतिक्रमण अभियान जारी रहा। इससे पहले कल भी प्रशासन ने वहां पर जो है अवैध तरीका से जो व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, किसानों के लिए आने जाने की दिक्कत पड़ रही थी मंडी समिति में, अनाज मंडी में, तो उसी को देखते हुए एसडीएम विनय मिश्रा पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद कल अतिक्रमण हटाया गया था, पर लेकिन अधिकारियों से और पुलिस से कुछ व्यापारियों की नोकझोंक हुई थी। इसी नोकझोंक को लेते हुए आज पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर स्थानीय पुलिस और पीएसी भी बुलाई गई थी। बताते चलें कि जिस तरीक़ा से अवैध तरीक़ा से उन लोगों ने टीन शेड डाल रखे थे और वहाँ पर रास्ते भी बंद कर रखे थे। मंडी समिति में जो गल्ला व्यापारी जाते हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत पड़ रही थी, जाम की स्थिति हो जाती थी। इसी को लेकर के विनय मिश्रा एसडीएम ने आदेश दिया है कि जो भी अवैध तरीक़ा से जनपद संभल में अतिक्रमण कर रखा है, दुकानदार हो या घर किसी का बना हुआ, तुरंत तोड़ना, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सचिव मंडी समिति के सचिव ने भी उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा है कि जो अवैध तरीका से अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाया जाएगा। लेकिन बात की जाए जनपद संभल में, संभल तहसील में भी अतिक्रमण अभियान चला था। चंदोसी, इससे पहले चंदोसी में चला था, चंदोसी में लगातार जारी है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, लोगों ने अवैध तरीका से जो टीन शेड डाल रखे हैं, रोड जाम होता है, उन्हें आदेश दे दिया गया है कि अगर जो अपने अतिक्रमण हटा लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात की जाए बैजोई मंडी समिति की, तो जिस तरीके से वहाँ पर व्यापारियों में नोकझोंक हुई थी, कुछ व्यापारी कलेक्टर पहुँचे और डीएम से शिकायत करने की बात की गई है। उनका ये कहना है कि हम ऊपर जाकर शिकायत करेंगे कि हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है। लेकिन बात की जाए एसडीएम विनय मिश्रा ने कहा है कि जो अवैध तरीका से अतिक्रमण कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के लिए कल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वहाँ के नगर अध्यक्ष हैं राजू, उन्होंने जो है माफ़ी मंगवाकर उन्हें छोड़ दिया गया था। अब देखना होगा जो अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल।
खबर हरदोई से, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आखिर कैसे ये घटना हुई है, आगे क्या हुआ है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद। हरदोई में आज उस वक्त हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जब एक ट्रांसफार्मर में आग लगी और उस एक चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया और उसमें जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा था वो ट्रांसफार्मर फट गया और वो ऑयल गरम जो ऑयल था वो चारों तरफ फैल गया। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और उसमें अचानक एक आग लग गई। आग लगने के बाद में विस्फोट हो गया। उसके बाद में वहाँ मौके पर 2 दमकल की गाड़ियाँ पहुँची जिन्होंने आग पर काबू पाया है। हालांकि आपको बता दें जिस वक्त जब आग लगी थी तो वहाँ जो राहगीर थे और जो लोग निवासी थे वहाँ के, उनके यहाँ बड़ी बिजली का भी समस्या खड़ी हो गई। आखिरकार तब तक उनके यहाँ पूरा दिन हो गया और अभी तक उनके यहाँ लाइट आने की संभावना नहीं हुई है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, कैस्को कर्मचारी, लगातार वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी स्थिति समान है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। खबर बुलंदशहर से है। यहाँ पर गंगा घाट पर स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए। आखिर कैसी हुई ये घटना, विस्तार से बता रहे हैं बुलंदशहर से हमारे संवाददाता वरुण। यूपी के बुलंदशहर में गंगा स्नान करने आए 2 युवक गंगा में गहरे पानी में चले गए और डूब गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। काफ़ी देर के रेस्क्यू के बाद एक युवक को निकाल लिया गया जिसकी मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरे युवक का अभी कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम राजघाट स्थित गंगा घाट पर अब रेस्क्यू करे हुए है और दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के चलते ये दोनों युवक गंगा स्नान करने के लिए आए थे और गहरे पानी में चले गए जिससे ये हादसा हो गया। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। बुलंदशहर से ही खबर है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार युवक के बीच आक्रामक बातचीत हुई है। वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें युवक महिला दरोगा से अभद्रता करता दिख रहा है। क्यों हुआ ये इस तरह से आक्रामक युवक आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ, हमारे संवाददाता वरुण इसकी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान बाइक सवारों को रोकने के बाद बाइक सवारों ने पुलिस कर्मियों से की जमकर नोकझोंक। आपको बता दूं कि बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में महिला दरोगा सहित पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। वहीं एक बाइक पर 3 बाइक सवार बैठकर आ रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोका तो युवकों ने जमकर पुलिस से नोकझोंक की, जिसका वीडियो अभी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान 3 युवकों को रोका गया था। फिलहाल उन्होंने नोकझोंक की है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस इस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। 3 युवक बाइक पर बैठे थे तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, चालान की कार्रवाई की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। खबर हापुड़ से। यहाँ एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाया। नाबालिग छात्रा की क्या उम्र है, शिक्षक कब से शोषण कर रहा था, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं हापुड़ से हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को एक मौलाना ने शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें, गढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में स्थित मदरसे में तालीम लेने आने वाली नाबालिग छात्रा को मौलाना ने हवस का शिकार बनाया है। वहीं मौलाना ने इस मासूम बच्ची के अश्लील वीडियो भी बना लिए जो कि सोशल मीडिया में वायरल कर दिए। वहीं वायरल वीडियो जब मासूम बच्ची के परिजनों तक पहुंचे तो हड़कंप मच गया। वहीं अब बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलाना हाफिज वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौलाना हाफिज वसीम की यह करतूत चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर बरेली से। यहाँ पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर से सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है ये आरोप, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार बरेली
पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए रविवार को एक बार फिर चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। दरअसल आपको बता दें, बरेली पुलिस की तरफ से लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो लोग हैदरी दल के नाम से अपने या तो अपनी इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर पार्कों में जाते हैं या और सार्वजनिक जगह पर जाकर छेड़खानी करते हैं। इसको लेकर बरेली पुलिस लगातार ऐसे लोगों को, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज रही है। उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी। उन्होंने कहा रविवार को वो गिरफ्तारी देंगे। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।